हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डॉज। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं क्लास 10th का, वो चैप्टर 1 का भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पे आपको दिया गया है, ये सब में आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। जैसे कि जूसेप्पे मैस्सिनी में, कांट के अम्लो दे कावुर में, यूनानी स्वतंत्रता यहाँ पे युद्ध के बारे में, और फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। इसी तरह से राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका में आपको ये क्या करना है, टिप्पणी लिखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आप इसका आंसर है, आप अपने नोट्स के थ्रू में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे का नंबर में आपको बोला था कि जूसेप्पे मैस्सिनी पे आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जूसेप्पे मैस्सिनी के बारे में बताया गया है। तो जूसेप्पे मैस्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। उनका जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। और देखिए यहाँ पे इनके बारे में बताया गया कि मैस्सिनी का मानना था कि यह भगवान की मर्जी थी कि राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। मतलब कि इनका कहना था कि जो राष्ट्र ही क्या है, हमारा मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों के पेबंद की बजाय एक एकीकृत गणराज्य बनाना जरूरी था। मतलब कि इनको मानना था कि एक जो भी हमारा राष्ट्र है, हमारा जो भी राज्य है, उसको क्या करना होगा, गणराज्य बनाना जरूरी है। इसके बाद देखिए, मैस्सिनी का अनुसरण करते हुए बहुत सारे जो अलग अलग जो देश थे, जैसे कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड, कई गुप्त संगठन बनाने गए। मतलब कि इनके अनुसरण करते हुए बहुत सारे जो अलग अलग कंट्री है, बहुत अलग अलग से जो देश है, इनको गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया कि रूढ़िवादी लोग जो थे, मैस्सिनी से बहुत ज्यादा क्या करते थे, डरते थे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, कांट के अम्लो दे कावुर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया फ्रेंड्स, कि इटली के एकीकरण का वास्तविक श्रेय किनको जाता है? हमारा यहाँ पे कावुर को ही जाता है। इसके बाद देखिए, कावुर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? कावुर का यहाँ पे बिस्मार्क माना जाता है। 1852 ईस्वी में वह सर्डिनिया का प्रधानमंत्री भी बना तथा इटली के एकीकरण का कार्य में जुड़ गए। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो 1852 ईस्वी में क्या हुआ था कि सर्डिनिया का यहाँ पे एक प्रधानमंत्री भी बने थे। इसके प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको इटली का एकीकरण में अपना योगदान शुरू कर दिए थे, कार्य शुरू कर दिए थे, या तो जुड़ गए थे। इसके बाद देखिए, उसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्यों को यहाँ पे देखिए सर्डिनिया के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि इतालवी अभिजात वर्गों के सभी जो अमीर थे और यहाँ पे शिक्षित सदस्यों की भांति वह फ्रेंच भाषा, इतालवी भाषा में ही बढ़िया बोलते थे। कहने का मतलब जो अमीर और शिक्षित सदस्यों के जिस तरह से फ्रेंच भाषा बोलते थे, वो भी वहाँ पे क्या करते थे, इतालवी भाषा को भी बहुत अच्छे से बोलते थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि उसने 1860 में क्या हुआ था कि दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों को जीतने में जूसेप्पे गैरिबाल्डी का भी क्या किए थे, ये साथ लिए थे समय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु के समय रोम और वेनेसिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का काम पूर्ण हो चुका था। कहने का मतलब जिस समय इनका मृत्यु हुआ था तो उस समय रोम और वेनेसिया को छोड़कर इटली का लगभग यहाँ पे एकीकरण पूरा हो चुका था। तो चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में आपको बता, युद्ध के बारे में। तो देखिए, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? हमारा 1821 ईस्वी में आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि जिन लोगों को देश निकाल दे दिया गया था, उन्होंने ग्रीस के राष्ट्रवादियों के भारी समर्थन दिया। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो लोगों को राष्ट्र से बाहर निकाल दिया था, देश निकाल दिया था, उन लोग क्या किए थे, वहाँ के जो ग्रीस के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनको उनका समर्थन पूरा मिलने लगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप के लोग प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने भी ग्रीस के राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। आगे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि आखिरकार 1832 में क्या हुआ था कि कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई और ग्रीस को एक स्वतंत्र देश का मान्यता भी मिल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई से पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्गों में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई। कहने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जब ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई हुआ तो उससे यूरोप में जितने भी पढ़े लिखे वर्ग थे, उन लोगों पे भी क्या हुआ कि राष्ट्रवादी की भावना और ज़्यादा मजबूत हो गया। कहने मतलब देश के प्रति और ज़्यादा प्यार बढ़ गया, देशभक्ति उन लोगों पे और ज़्यादा बढ़ गया।
तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं हम लोग फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध हमारा किससे था, जर्मन राष्ट्र के निर्माण से है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स जर्मनी में क्या हो रहा था कि मध्यम वर्गीय लोगों के राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट किया। यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों को क्या था, राजनीतिक संगठन था। अब उन सदस्यों ने क्या किया, एक यहाँ पे जर्मन असेंबली के लिए वोट किया। और ये वोट कब हुआ था हमारा, 18 मई 1848 को हुआ था। इसमें देखिए 831 चुने हुए प्रतिनिधियों का जो जुलूस था ये कहाँ पे गए, सेंट पॉल के चर्च में आयोजित हो रहा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, वहाँ पे वो चल पड़े। अब देखिए उस पार्लियामेंट में क्या हो रहा था कि एक जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया। वहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो उस पार्लियामेंट में जर्मन राष्ट्र का एक संविधान बनाया गया, उस संविधान के अनुसार आपको क्या करना है कि पर्शिया का जो राजा है कौन, फ्रेडरिक विलियम को जर्मन का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन वो बात नहीं मानते। लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उस चुनी हुई संसद का भी विरोध करने के लिए अन्य राजाओं के साथ हाथ मिला लिया। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जब उनको बोला कि आप यहाँ पे पर्शिया का जो राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम, उनको बोला गया कि जर्मनी का शासन को आप सौंप दीजिए, लेकिन वो ये बात नहीं माने और इनका बात ठुकरा देते हैं। और जो भी वहाँ पे संसद का जो चुना गया था सदस्यों को भी क्या करते हैं, विरोध करते। और इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, और अन्य राजाओं से भी हाथ मिला लिया ताकि अपना बचाव कर सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा है राष्ट्रवाद संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मतलब राष्ट्रवादी संघर्ष में भी महिलाओं लोग का क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। आगे देखिए बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रांस, इटली के महिलाओं ने भी सक्रिय भाग यहाँ पे दिया। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन के समय और जितने भी यूरोपीय राज्य थे जैसे कि यहाँ पे फ्रांस हो गया, हमारा इटली हो गया, वहाँ के भी महिलाओं ने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा भागीदारी था उनका। ठीक है फ्रेंड्स अगला यहाँ पे बताया जाए कि महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की। कहने का मतलब इनका खुद का भी अपना अपना संगठन कभी यहाँ पे बनाए हुए थे। इसके बाद देखिए इन्होंने खुद के समाचार पत्र शुरू किए। मतलब कि उस समय क्या हुआ था कि इन्होंने इनका अपना भी महिलाओं लोग का अपना समाचार पत्र वहाँ पे चलता था। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि महिलाओं ने क्या किया था, अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। कहने का मतलब फ्रेंड्स जिस समय राजनीतिक बैठक हो रहा था या तो प्रदर्शन हो रहा था उस समय भी इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भागीदारी था। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था, 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। और वहाँ के लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की जो भी यहाँ पे सारी बागडोर थी वो अपने हाथ में ले लिए थे। मतलब कि जितने भी वहाँ का पावर था फ्रेंड्स उन लोग अपने हाथ में ले लिया था। उनकी एकता और संगठन बनाए रखने के लिए उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए थे। यहाँ पे दिया गया कि उन लोग क्या क्या कदम उठाएं। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे बताया जाए कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने उन्हें एक संयुक्त समुदाय बनाने पर बल दिया। देखिए फ्रेंड्स अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले के राज ध्वज को हटाकर एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो भी पहले का जो झंडा था उसको हटा दिया गया और यहाँ पे नया झंडा फिर से उन्होंने चुना था, फिर लाए थे उन्होंने। अगला देखिए फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई और शहीदों का भी गुणगान वहाँ पे हुआ। देखिए फ्रेंड्स अगला बताया जा रहा है कि अन्य भाषाओं की जगह लोगों को फ्रेंच भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि फ्रेंच भाषा को लोगों के प्रति और ज़्यादा वहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए ताकि देश के प्रति उनका राष्ट्र भावना और ज़्यादा जगे। अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नाप तोल का भी व्यवस्था वहाँ पे फिर से लागू किया गया था। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला कि मरियान और जर्मनिया कौन थे, ये आपको बताना है। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ये भी आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स मरियान और जर्मनिया दो नारियों के चित्र हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, दोनों यहाँ पे नारियों का चित्र है। उन्हें राष्ट्रों के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया है। मरियान और फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है जबकि जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। यहाँ पे बात याद रखना है फ्रेंड्स कि जो मरियान क्या था हमारा फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है जबकि हमारा जर्मनिया क्या है, जर्मन राष्ट्र का रूपक है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो फ्रेंड्स 18वीं तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों का
मानवीय रूप प्रदान किया और उनकी अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में की। फ्रांस ने क्या हुआ था कि 1850 में एक डाक टिकट पर मरियान की यहाँ पे तस्वीर छापी, उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया ताकि लोगों में राष्ट्र भावना जगती रहे। यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जिस समय 1850 का बात हो रहा है कि उस समय डाक टिकट में भी क्या हुआ था कि मरियाना का तस्वीर वहाँ पे लगाया गया। उसके प्रतिमा को भी क्या किया, बहुत ज़्यादा सार्वजनिक स्थान में जैसे कि पार्क वगैरह, वहाँ पे मेन चौराहा में वहाँ पे उसका प्रतिमा को भी स्थापित किया गया ताकि उसको देख के लोगों के प्रति वहाँ पे राष्ट्र के भावना और ज़्यादा जागृत हो सके। अगला बताया जा रहा है कि जर्मनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जर्मन के लोग हैं बलूत को क्या करते हैं, वीरता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए जर्मनिया को क्या किया गया, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि जर्मन एकीकरण का प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। देखिए इसके आंसर क्या बोला फ्रेंड्स कि 1814 के वियना को यहाँ पे कांग्रेस में जर्मनी की पहचान 39 राज्यों को एक लच्चर संघ के रूप में हुई थी। इस संगठन का निर्माण यहाँ पे नेपोलियन द्वारा पहले ही किया गया था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आगे बताया जा रहा है कि 1848 के मई महीने में फ्रैंकफर्ट संसद में विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया था। जब यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि 1848 में जो मई महीने में क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट के जो संसद में बहुत ही अलग अलग संगठन का भी यहाँ पे भाग लिए हुए थे। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रचना भी की। उसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का मुखिया कोई राजा होता तो यहाँ देखिए संसद के प्रति जवाबदेह होता। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ओटोमन बिस्मार्क जो पर्शिया के मुख्यमंत्री थे, जर्मन एकीकरण के मुख्य सुधारक थे। आगे बताया जा रहा है कि इस काम के लिए उन्होंने पर्शिया की सेना और अफसरशाही की मदद ली थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 साल के भीतर 3 लड़ाई हुई। आगे बताया जा रहा है कि उन युद्धों की परिणति हुई पर्शिया की जीत में, जिसने जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण किया। ठीक फ्रेंड्स, आगे बताया जा रहा है कि 1871 के जनवरी महीने में क्या हुआ था कि वायसराय में हुए एक समारोह में क्या हुआ कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को यहाँ पे क्या हुआ, कोई जर्मनी का शहंशाह भी घोषित किया गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। उसने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए अनेक सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार किए। उनमें से यहाँ पे ये निम्नलिखित यहाँ पे कुछ दिए गए फ्रेंड्स, चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स इसका पहला नंबर क्या बोल रहा है कि नेपोलियन ने 1804 में नई नागरिक संहिता लागू की। यह संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1804 में क्या किया, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को लागू किया और उस संहिता को नेपोलियन के नाम से ही जानी जाती थी। आगे देखिए बताया जा रहा है कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। उन्होंने जन्म से जो भी वहाँ पे विशेष अधिकार था वो उन्होंने खत्म कर दिया। और आगे देखिए कानून के सामने बराबरी तथा संपत्ति के अधिकार को और अधिक सुरक्षित बनाया गया। आगे देखिए नेपोलियन ने प्रशासन के विभाजन को सरल बनाया। यहाँ पे देखिए अगला को 5 नंबर बताया जा रहा है कि समानती प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स आगे बताया जा रहा है कि किसानों को भूदास्ता तथा जागीरदारों को लागू करो से यहाँ पे क्या हुआ, उनको मुक्ति दिलवाई गई। आगे देखिए शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिला। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा आप उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।